गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मल इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफर ME 303 जो सब्जेक्ट है जिसमें कि हम स्टीम टरबाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम रीहीटिंग ऑफ स्टीम को समझेंगे। रीहीटिंग ऑफ स्टीम को समझेंगे जैसे कि हमको पता है कि किसी भी बेसिक पावर प्लांट के अंदर 4 मेजर पार्ट्स होते हैं: बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप। तो ये 4 मेजर बेसिक पार्ट्स होते हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने क्या किया है कि बॉयलर से आने वाली स्टीम को टरबाइन से पास किया है, देन टरबाइन से निकलने वाली स्टीम को हमने क्या किया, दोबारा से बॉयलर के अंदर भेजा है रीहीट करने के लिए। क्योंकि चूंकि हम आज रीहीटिंग ऑफ स्टीम को पढ़ रहे हैं तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द रीहीट। तो बॉयलर से जो स्टीम आई है हाईली प्रेशर और टेम्परेचर पर, उसको हमने टरबाइन से पास किया है। फर्स्ट टरबाइन से पास किया, दैट इज द HPT, दैट इज अ हाई प्रेशर टरबाइन। क्योंकि बॉयलर से निकलने वाली स्टीम को प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको HPT से पास किया है, हाई प्रेशर टरबाइन से पास किया है। तो 1 से 2 इसका क्या होता है, एक्सपांशन होता है। 1 से 2 क्या होता है, एक्सपांशन होता है। देन ये स्टीम क्या होती है, इसको दोबारा से रीहीट करने के लिए हम बॉयलर से क्या करते हैं, पास करते हैं। जब इसको बॉयलर से पास करते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, वापिस बढ़ जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द HPT टरबाइन, तो इसका प्रेशर भी कम हो जाता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस रीहीटर से क्या करते हैं, पास करते हैं। तो रीहीटर से पास करने से इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, दोबारा से बढ़ जाता है, टेम्परेचर प्रेशर दोबारा से बढ़ जाता है। और फिर इसको वापिस हम क्या करते हैं, LPT से टरबाइन से पास करते हैं, दैट इज अ लो प्रेशर टरबाइन से क्या करते हैं, हम इसको पास करते हैं। लो प्रेशर टरबाइन से इसको हम क्या करते हैं, पास करते हैं। देन टरबाइन से पास होती है और आउटपुट मिलता है। फिर इसको कंडेंसर से पास करते हैं। कंडेंसर से पास होने के बाद में ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। देन पंप के थ्रू वापस इसको क्या कर दिया जाता है, बॉयलर में भेज दिया जाता है। तो रीहीटिंग ऑफ स्टीम का मतलब क्या है, बेसिकली हमको ये समझना जरूरी है कि जब हाईली प्रेशर टरबाइन से स्टीम निकल रही है जिसका कि प्रेशर कम हो रहा है, इस HPT टरबाइन से निकलने के बाद में टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो इस टेम्परेचर कम होने की वजह से जो स्टीम हो जाती है वो क्या हो जाती है, वेट टाइप से होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से टरबाइन की ब्लेड पर क्या होगा, अगर इसी स्टीम को हम डायरेक्टली LPT में पास कर देंगे तो इस स्टीम में क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, वेट स्टीम बन चुकी है। तो इस वजह से मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से टरबाइन की ब्लेड पे क्या करेंगे, इरोड करेंगे, करोजन करेंगे, इरोड करेंगे। तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो स्टीम निकली है, वेट स्टीम निकली है, इसको हम वापस से रीहीट करना चाहते हैं। इसलिए हमने बॉयलर से इसको वापस पास करते हैं। तो उसकी वजह से रीहीट होकर के इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, वापस बढ़ जाता है, वापस सुपर हीटेड स्टीम कंडीशन के अंदर ये आ जाती है। इस सुपर हीटेड कंडीशन के अंदर आने की वजह से तो इसमें जो ये ब्लेड को जो इरोड कर रही थी, करोड कर रही थी, वो फैक्टर क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, बिल्कुल नील हो जाता है। और फिर हम वापस इस हाईली टेम्परेचर वाली स्टीम को जब LPT से पास करते हैं तो हमको आउटपुट क्या हो जाता है, फिर मिलता है। तो इसलिए इस पर्पस के लिए हम इस जो HPT से निकलने वाली जो स्टीम है इसको हम क्या करते हैं, रीहीट करते हैं। इसी चीज को हमने क्या किया है, एक TH डायग्राम के ऊपर शो किया है। तो जैसा कि हमको पता है कि 1 से लेकर 2 के अंदर क्या हो रहा है, टरबाइन के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है। 1 से लेकर 2 तक टरबाइन पर एक्सपेंशन हो रहा है। देन ये पॉइंट किस पर है, सैचुरेशन कर्व पर है, सैचुरेशन कर्व पर है। तो जैसे पॉइंट 2 पर आती है, जैसे इसकी ड्राई कंडीशन आती है, क्योंकि इस कंडीशन से नीचे ये क्या हो जाती है, वेट रीजन के अंदर आ जाती है। तो जैसे ये 2 कंडीशन पर आती है, वापिस इसको क्या कर दिया जाता है, रीहीट कर दिया जाता है। 2 कंडीशन से वापिस क्या कर दिया जाता है, 3 तक, 2 से लेकर के 3 तक वापिस इसको क्या कर दिया जाता है, रीहीट कर दिया जाता है। 2 से लेकर के 3 तक इसको क्या कर दिया जाता है, वापिस रीहीट कर दिया जाता है, जिससे कि इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, वापिस बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या हो गया, इसका वापस बढ़ गया। तो 2 से लेकर 3 पर इसको क्या कर दिया जाता है, रीहीट कर दिया जाता है, जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और वापस इसको 3 to 4 टरबाइन के अंदर क्या कर दिया जाता है, एक्सपांड कर दिया जाता है। 3 to 4 टरबाइन के अंदर एक्सपांड कर दिया जाता है। देन वापिस इसको क्या कर दिया जाता है, जब ये एक्सपांड हो जाएगी टरबाइन में से, तो इसको 4 से 4 to 5 क्या कर दिया, कंडेंसर से पास कर दिया जाएगा। तो ये सैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टीम से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। 5 पर इसकी कंडीशन कैसी है, लिक्विड है, टेम्परेचर लो है। फिर इसको क्या कर दिया जाता है, पंप के थ्रू भेज दिया जाता है। तो इसका प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वापस इसको क्या कर दिया जाता है, बॉयलर के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये बॉयलर प्रेशर है 6 to 1
क्या कर दिया, बॉयलर में भेज दिया जाता है, और यहाँ पर इसमें क्या की जाती है, हीट सप्लाई हो जाती है। हीट सप्लाई कहाँ हो रही है, बॉयलर के अंदर हो रही है। 6 to 1 क्या हो रही है, बॉयलर के अंदर हीट सप्लाई हो रही है, और 4 to 5 के अंदर कंडेंसर से हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तभी तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो रीहीट के अंदर हमने देखा कि अगर हम 1 से लेकर 2 एक्सपांड होने की, स्टीम एक्सपांड होने के बाद में दोबारा से रीहीट करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। हम इसको देख सकते हैं कि अगर 1 से लेकर 2 सीधे अगर इसको एक्सपांड कर देते हैं तो ये पॉइंट कहाँ पर आ जाता है, 2' तक आ जाता है। तो 2' तक आने के बाद में ये जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्टीम कैसी होती है, वेट टाइप की स्टीम होती है। वेट टाइप की स्टीम होती है, उसमें मॉइस्चर होता है, तो ब्लेड को क्या कर सकता था, इरोड कर सकता था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हमने इसको रीहीट कर दिया तो ये 2 से लेकर के कहाँ तक हो गया, 3 तक हो गया। 3 से जब इसका दोबारा से एक्सपेंशन हो रहा है एलपीटी के अंदर, तो 4 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट क्या है, कम है। 2' पर इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन है, 2' से 4' के अंदर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि रीहीट करने से 2' के ऊपर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन था वो बढ़ करके कितना हो गया, 4 पर पहुंच गया। तो रीहीट करने से ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर बढ़ जाता है मीन्स एक्स बढ़ जाता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ जाता है। जब ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो स्टीम डिफेक्ट्स, स्टीम की जो स्टीम से जनरेट होने वाले जो ब्लेड डिफेक्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो रीहीट करने का फायदा एक तो ये हो गया कि ब्लेड की जो करोजन इरोजन जो इफेक्ट्स हैं स्टीम की वजह से जो आने वाले थे वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये इसका काफ़ी बेस्ट जो है इसका रिजल्ट है कि रीहीट करने का ये क्या है, बेस्ट रिजल्ट है। दूसरी बात ये है कि वर्क आउटपुट, रीहीट करने से वर्क आउटपुट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रीहीट करने से वर्क आउटपुट क्या होगा, एक इधर मिल गया, एक इधर मिल गया, वर्क आउटपुट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब वर्क आउटपुट बढ़ गया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अनदर इज द रीहीट करने से बॉयलर के अंदर जो हीट सप्लाइड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से जो स्टीम आ रही है, यहाँ से जो वाटर आ रहा है उसको क्या होगा, कम करना, अपन को क्या करना पड़ेगा, कम हीट सप्लाई देनी पड़ेगी। तो रीहीट करने से काफ़ी सारे फैक्टर हैं कि वर्क हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, वर्क आउटपुट भी बढ़ जाता है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन भी क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। इन्हीं सब पॉइंट्स को हम और देख सकते हैं। तो एडवांटेज ऑफ रीहीट इन स्टीम टर्बाइन क्या क्या लिखे हैं। फर्स्ट, इंक्रीज द ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स और क्वालिटी ऑफ मिक्सचर। तो रीहीट करने से अभी हमने देखा है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। तो हमने अभी देखा था रीहीट करने से ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन है और 2' पर और x4 पर, तो 4 पर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेरेटिवली x2' से। तो इंक्रीज द ड्राइनेस फ्रैक्शन, इंक्रीज द ड्राइनेस फ्रैक्शन x और क्वालिटी ऑफ मिक्सचर। दूसरा, वर्क आउटपुट इंक्रीजेज। तो वर्क आउटपुट क्या होगा, इसके अंदर इंक्रीजेज होगा, एचपीटी से भी मिल रहा है और एलपीटी से भी मिल रहा है। तीसरा, रीहीट साइकिल एफिशिएंसी इंक्रीजेज। जब वर्क आउटपुट बढ़ेगा तो एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज द सेम पावर आउटपुट, साइजेस ऑफ बॉयलर क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे कि पावर हमको पता है क्या होती है, ms डॉट इंटू वर्क आउटपुट। तो जब वर्क आउटपुट, अगर सेम पावर आउटपुट के लिए अगर हम बात करें तो वर्क आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया। वर्क आउटपुट बढ़ गया तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मास फ्लो रेट कम हो जाएगी तो बॉयलर का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए बॉयलर का साइज क्या हो जाता है, साइज हो तो बॉयलर क्या हो जाता है, इसके अंदर रिड्यूस हो जाता है। तो फॉर द सेम पावर आउटपुट अगर वर्क आउटपुट बढ़ रहा है तो वो मास फ्लो रेट कम हो जाएगी और साइज ऑफ द बॉयलर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बेस्ट एफिशिएंसी इज ऑब्टेन व्हेन रीहीट प्रेशर इज 20 to 25% ऑफ बॉयलर प्रेशर। तो इसके अंदर हम जैसे हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है कि इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्लांट की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये एफिशिएंसी, बेस्ट एफिशिएंसी हमको कब प्राप्त होगी, तब प्राप्त होगी जब रीहीट प्रेशर कितना होगा, 20 से 25% ऑफ बॉयलर प्रेशर। तो बॉयलर प्रेशर जितना है उसका अगर 20 से 25% अगर हमने रीहीट प्रेशर रखा है तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो जैसे हमने डायग्राम में देखा है कि ये बॉयलर प्रेशर है और ये क्या है, रीहीट प्रेशर है। ये रीहीट प्रेशर है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं PR। तो ये क्या है, रीहीट प्रेशर है। तो ये जो रीहीट प्रेशर है अगर बॉयलर प्रेशर का 20 से 25% है तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर प्रेशर मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, और कम कर दिया, यहाँ कर दिया प्रेशर अगर हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर
रीहीट प्रेशर 20 से 25% है बॉयलर प्रेशर का, तो हमको बेस्ट एफिशिएंसी क्या होगी, मिलेगी। तो ये रीहीट ऑफ द स्टीम था। तो हमने रीहीट ऑफ द स्टीम समझा कि रीहीट ऑफ द स्टीम क्या होती है, इसके लिए टीएस डायग्राम समझा हमने, और इसके बाद में इसके हमने एडवांटेज वगैरह समझे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था रीहीट ऑफ द स्टीम, तो ये आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। अब इसके बाद में हम रीहीट फैक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज द रीहीट फैक्टर? रीहीट फैक्टर, तो जो रीहीट फैक्टर जो होता है ये बेसिकली इसकी अगर हम डेफिनेशन इसको अगर हम डिफाइन करें रीहीट फैक्टर की, तो रीहीट फैक्टर की डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ क्यूमुलेटिव आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन स्मॉल स्टेजेस डिवाइडेड बाय टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप बिटवीन 1 to 2 स्टेजेस। कहने का मतलब यह है कि जो रीहीट फैक्टर होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? कुमुलेटिव आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन स्मॉल स्टेजेस। जितने भी स्मॉल स्टेजेस होती है उसके अंदर कितना कुमुलेटिव आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप बिटवीन स्टेजेस 1 से लेकर के 2। ये तो बेसिक इसकी डेफिनेशन है। अब इसको हम समझते हैं कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। इसके लिए हम रीहीट फैक्टर को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टीएस डायग्राम प्लॉट करते हैं। किसी स्टीम टरबाइन के अंदर हम बात करना चाह रहे हैं रीहीट फैक्टर क्या होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, एक टीएस डायग्राम प्लॉट किया। तो 1 से लेकर के 2 जो है वो क्या हो रहा है, किसी टरबाइन के अंदर स्टीम का क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो 1 से लेकर के 2 में क्या हो रहा है, स्टीम का एक्सपांशन हो रहा है। ये तो क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो गया, और वो भी टोटल। इसको हमने लिख दिया डेल एच एस को हमने क्या बताया, टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप बिटवीन द स्टेजेस 1 से लेकर के 2 इनिशियल और फाइनल स्टेजेस। तो 1 से लेकर के 2 तक जो टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हुआ है, टरबाइन की स्टेज है, टरबाइन से स्टीम पास हो रही है, इनिशियल स्टेज 1 है, फाइनल स्टेज 2 है। तो 1 से लेकर के 2 तक जो टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हुआ है, टोटल आइसेंट्रोपिक जो हीट ड्रॉप हुआ है बिटवीन स्टेजेस 1 to 2, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज। 1 क्या है इनिशियल स्टेज, 2 क्या फाइनल स्टेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप बिटवीन द स्टेजेस 1 and 2, दैट इज अ डेल एच एस। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडल हीट ड्रॉप। इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइडल हीट ड्रॉप भी बोल रहे हैं, इस चीज को आइडल हीट ड्रॉप बोल रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया, 1 से लेकर के 2 तक आइडल हीट ड्रॉप हो गया और टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो गया। बट एक्चुअल के अंदर जो हीट ड्रॉप होता है वो क्या होता है, इस कर्व के अकॉर्डिंग होता है, 1-2 डैश के अकॉर्डिंग होता है, 1-2 डैश के अकॉर्डिंग होता है, इस कर्व के अकॉर्डिंग होता है। तो दैट इज द, इसके अंदर जो हीट ड्रॉप होगा दैट इज एक्चुअल हीट ड्रॉप होगा। तो डेल्टा एच एक्चुअल बराबर एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप बिटवीन 1 to 2। तो 1 और 2 के बीच में एक्चुअल के अंदर जो एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है वो क्या होगा, 1 से लेकर के 2 डैश के बीच में होगा। इसको हमने किससे बता दिया, डेल एच एक्चुअल के थ्रू बता दिया हमने। ओके, तो 1 से लेकर के 2, अगर ये मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रेशर पर 0.1 है, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रेशर पे के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये मान लीजिए P1 मान लीजिए, और ये जो 2 है वो किसी पर्टिकुलर प्रेशर P2 पर है। P2 की जगह मान लीजिए ये P1 है, मान लीजिए 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये 6 मान लीजिए, 6 पर है, मान लीजिए ये 2 पे मान लीजिए। तो 1 स्टेज पर जो प्रेशर है दैट इज द P1, 1 पॉइंट के ऊपर प्रेशर P1, और जो 2 पर जो प्रेशर दैट इज द P2, वो प्रेशर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो 1 से लेकर 2 तक जो टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हुआ है, इसको क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो हम देखिए अकॉर्डिंग टू प्रेशर हम इसमें डिफरेंट स्टेजेस ले लेते हैं। ये फर्स्ट यहाँ से, तो ये आ गया सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ठीक है, तो हम इसके बीच में काफ़ी सारे प्रेशर ले लेते हैं स्मॉल, जिसके अंदर की छोटी छोटी स्टेजेस ले लेते हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट था, 2 डैश वाला जो पॉइंट था, ये इसमें हम क्या करते हैं, ये जैसे 2 डैश से ये वाला जो पॉइंट था, ये तो क्या एक्चुअल हीट ड्रॉप है, एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप है।
तो यहाँ से अगर हम देखें इस पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉप कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्टेज के लिए। हमने क्या किया, 1 से लेकर के 2 तक जो आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो रहा था इसको काफी सारी छोटी छोटी स्टेजेस के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 1 से लेकर 2 तक तो हमारे पास में क्या था, टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप था जो हमने लिख दिया, दैट इज अ डेल एच एस, ये तो आइडल है। और 1 से लेकर के 2' ये के एक्चुअल के अंदर है। तो हमने क्या किया, जो काफ़ी सारी स्मॉल स्टेजेस के अंदर इसको डिवाइड करने के बाद में, इस एक्सपेंशन के बाद में, तो हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर कर्व से ये जो लास्ट वाला था इससे जस्ट पहले वाला जो कर्व है किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इसके लिए इस पर्टिकुलर स्टेज के लिए ये किसको शो करेगा, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप को शो करेगा। इसी तरह से जो इससे पहले वाला कर्व था उस पॉइंट से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो कर्व हुआ लाइन होगी किसको शो करेगा, ये आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप को शो करेगा इस स्मॉल स्टेजेस के लिए। इसी तरह से इससे पहले वाला जो कर्व था उससे मैंने क्या कर दिया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये इस कर्व के लिए, इस पर्टिकुलर स्टेजेस के लिए क्या करेगा, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इस स्टेज के लिए शो करेगा। इसी तरह मैंने इससे पहले वाले कर्व से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या करेगा, इसके लिए आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप शो करेगा। इसी तरह से इस कर्व के लिए ये जो है पर्टिकुलर, ये क्या करेगा, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप शो करेगा आइडल केसेस के अंदर। तो वर्टिकल वाले जो है ये आइडल हीट ड्रॉप हो जाएंगे फॉर द स्टेजेस के लिए, जितने भी स्टेजेस हैं। तो इस स्टेज के लिए मैं इसको लिख देता हूँ डेल HS1, इसके लिए मैं लिख देता हूँ सेकंड स्टेज के लिए डेल HS2, इसके लिए मैं लिख देता हूँ डेल HS3, इसके लिए मैं लिख देता हूँ डेल HS4, और इसके मैं लिख देता हूँ डेल HS5। तो डेल HS1, डेल HS2, डेल HS3, डेल HS4, डेल HS5 क्या हो गए, स्मॉल स्टेजेस के लिए आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो गए उस पर्टिकुलर स्टेज के लिए। और ये आइडल, इस पर्टिकुलर के लिए क्या हो गए, आइडल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो गए। ओके, अब मैं बात करता हूं कि जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ये हो गई। तो इसके लिए जो एक्चुअल हीट ड्रॉप होगा वो कहां से होगा, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये जो स्टेजेस है, इस स्टेज से ये कर्व आ रहा है, इस कर्व के अकॉर्डिंग जो होगा हीट ड्रॉप वो क्या होगा, एक्चुअल हीट ड्रॉप होगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो हीट ड्रॉप होगा कितना होगा, डेल H1। इसी तरह से इस स्टेज के लिए अगर हम बात करें, सेकंड स्टेज के लिए हम बात करें, तो इस पॉइंट और इस कर्व के बीच में ये जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो ये दो कर्व के बीच में ये जो कर्व है, इस पॉइंट के बीच में जो एंथैल्पी ड्रॉप होगा वो कितना होगा, डेल HS2। इसी तरह इस कर्व और इस कर्व के बीच में जो एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप होगा डेल S3। देन इस कर्व और इस कर्व के बीच में जो एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप होगा दैट इज अ डेल H4। एंड इस कर्व और इस कर्व के बीच में जो एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप होगा दैट इज अ डेल H5 होगा। तो ये डेल H1, डेल H2, डेल H3, डेल H4, डेल H5 हमने कैलकुलेट किया है। ये क्या है, एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप है फॉर दिस स्टेजेस। ये हमने जितने भी स्टेजेस बनाई है, फर्स्ट स्टेज के लिए हमने एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप लिख दिया कितना, डेल H1। सेकंड स्टेज के लिए हमने एंथैल्पी ड्रॉप लिख दिया डेल H2। थर्ड स्टेज के लिए एंथैल्पी ड्रॉप लिख दिया हमने डेल H3। 4 के लिए हमने लिख दिया डेल H4। 5 के लिए हमने लिख दिया डेल H5। तो हमने क्या किया, एक्चुअल में हमने करा क्या है, हमने ये किया है कि जो आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप था, टोटल आइसेंट्रोपिक जो हीट ड्रॉप था, जिसको कि हम आइडल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप भी बोल रहे थे, उसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिवाइड कर दिया। इसी तरह से जो एक्चुअल हीट ड्रॉप था उसको भी हमने क्या कर दिया, स्मॉल स्टेजेस के लिए एक्चुअल हीट ड्रॉप के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, हम रीहीट फैक्टर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने रीहीट फैक्टर की जो डेफिनेशन थी, रीहीट फैक्टर की हमने जो डेफिनेशन थी वो हमने क्या दी थी, रीहीट फैक्टर क्या है, कुमुलेटिव आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन स्मॉल स्टेजेस। जितने भी स्मॉल स्टेजेस है उसमें कितना आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो, उसका कुमुलेटिव। तो ये हीट ड्रॉप जो हुआ है स्मॉल स्टेजेस के अंदर, कितना आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हुआ है, डेल HS1, डेल HS2, डेल HS3, डेल HS4, डेल HS5। ये क्या है, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हुआ इन स्मॉल स्टेजेस। इसका कुमुलेटिव निकाल देंगे, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मीन्स रीहीट फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा, डेल HS1 प्लस डेल HS2, डेल HS3, डेल HS4 प्लस डेल HS5 डिवाइडेड बाई टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप बिटवीन 1 to 2। 1 से लेकर के 2 में कितना टोटल आइसेंट्रोपिक हुआ है, 1 से लेकर के 2 में टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप कितना हुआ, डेल HS।
तो ये डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, DLHS। तो रीहीट फैक्टर की सिंपल डेफिनेशन क्या आ गई, कुमुलेटिव आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन स्मॉल स्टेजेस डिवाइडेड बाय टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप बिटवीन 1 to 2। तो हमने RF बराबर कैलकुलेट कर लिया, DLHS1 प्लस DLHS2 DLHS3 DLHS4 DLHS5 का सम डिवाइडेड बाय DLHS। अब जो स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी होती है, जी हमने क्या किया, इसको काफ़ी सारे स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो स्मॉल स्टेज, एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए जो एफिशिएंसी होती है, स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी होती है, वो क्या होती है, जो स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी होती है दैट इज NS, स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी होती है, ये बराबर क्या होती है, DLH डिवाइडेड बाय DLHS। मीन्स उस पर्टिकुलर स्टेज के लिए कितनी एक्चुअल के अंदर एंथैल्पी हीट ड्रॉप हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर स्मॉल स्टेज के लिए कितना एक्चुअल में हीट ड्रॉप हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो रहा है, दैट इज द स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी NS। तो यहां से हमने DLHS की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, DLH डिवाइडेड बाई NS। तो DLHS की वैल्यू आ गई DLH डिवाइडेड बाई NS। तो DLHS बराबर क्या आ गया, स्मॉल स्टेज के लिए कितना आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो रहा है वो कितना होगा, एक्चुअल के अंदर उस स्टेज के लिए कितना हीट ड्रॉप हो रहा है डिवाइडेड बाई स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी। तो हम RF को क्या लिख सकते हैं, ये DLHS1 को हम क्या लिख सकते हैं, DLH1 डिवाइडेड बाई NS प्लस DLH2 को क्या लिख सकते हैं हम, DLH2 डिवाइडेड बाई NS प्लस DLH3 को क्या लिख सकते हैं हम, DLH3 डिवाइडेड बाई NS प्लस DLH4 डिवाइडेड बाई NS, DLH5 डिवाइडेड बाई NS। हमने मान लिया कि सभी स्टेजेस की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, कॉमन है, NS ही है, ठीक है। तो इसलिए हमने DLHS1 की निकाली वैल्यू, DLHS2 की निकाली, DLHS3 की निकाली, DLHS4 की निकाली, DLHS5 की निकाली, डिवाइडेड बाई DLHS कर दिया, ठीक है। हमने लिख दिया स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी सेम फॉर ऑल स्टेजेस। इसके बाद हमने क्या किया, RF बराबर निकाल लिया, इसमें सब में से 1/NS कॉमन ले लिया। हमने क्या किया, NS क्या किया, सब में से कॉमन ले लिया और 1/HS बाहर है ही, तो ये कितना आ गया, DLH1 DLH2 DLH3 DLH4 DLH5। ओके, तो RF बराबर कितना आ गया, ये पूरा का पूरा फैक्टर मिलकर के क्या बन गया, DLH डिवाइडेड बाई DLHS यहाँ पर है और 1/NS ही आ गया, ठीक है। तो अब ये RF बराबर आ गया हमारे पास में DLH डिवाइडेड बाई DLHS मल्टीप्लिकेशन NS। तो ये पूरा की पूरा जो DLH1 प्लस DLH2 DLH3 प्लस DLH4 प्लस DLH5 था, क्या बन गया, DLH के बराबर हो गया। एक्चुअल हीट ड्रॉप हो गया बिटवीन 1 to 2, और ये DLHS क्या हो गया, टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो गया बिटवीन 1 to 2, और ये 1/NS स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी हो गई। अब इसमें हम देखें कि ये जो DLH डिवाइडेड बाई DLHS है, ये क्या कहलाता है, ये DLH डिवाइडेड बाई DLHS, ये तो क्या है, एक्चुअल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, या अपन बोल सकते हैं एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप बिटवीन स्टेजेस 1 to 2, और ये क्या है, टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप बिटवीन स्टेजेस 1 to 2। तो ये तो रेशियो क्या कहलाता है, ओवरऑल एफिशिएंसी कहलाता है, दैट इज द NO डिवाइडेड बाई क्या आ गया, ये NS। तो रीहीट फैक्टर बराबर कितना आ गया हमारे पास में, ओवरऑल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई NS। हमने जो सिंपल लिख दिया DLH बराबर DLH1 प्लस DLH2 DLH3 DLH4 DLH5, ठीक है। तो RF का हमारे पास जो सिंपल फार्मूला कितना आ गया, NO डिवाइडेड बाई NS। तो रीहीट फैक्टर बराबर कितना हो गया, ओवरऑल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी। तो यहाँ से ओवरऑल एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं RF मल्टीप्लिकेशन NS। तो ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर क्या हो गया, रीहीट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर क्या आ गया, रीहीट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओवरऑल एफिशिएंसी और स्टेज एफिशिएंसी में क्या रिलेशंस हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि रीहीट फैक्टर क्या है, क्या बेसिक कंसेप्ट क्या है रीहीट फैक्टर का। तो रीहीट फैक्टर जो है, जो सिंपली जैसे कि आप लोगों को बताया है कि रीहीट फैक्टर क्या था, कुमुलेटिव आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन स्मॉल स्टेजेस डिवाइडेड बाई टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप बिटवीन द 1 to 2 स्टेजेस। तो आप लोगों को ये रीहीट का फैक्टर समझ में आया होगा, और रीहीट और ये ओवरऑल एफिशिएंसी और स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट टर्न पर अब हम टरबाइन ब्लेड्स के मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।